दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। ये कुदरत का एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, धरती पे जो हमारे आसपास का ये क्लाइमेट है, ये दोस्तों जीने लायक होता है, गर्म रहता है। और हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो इस कदर बना रहता है कि हमारी धरती के ऊपर ज़िंदगी आसान बनी रहे और जीने लायक माहौल बना रहे। ना तो ज़्यादा ठंड रहे और ना ही ज़्यादा गर्मी रहे। पर दोस्तों, अगर कभी ये तापमान इस लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए और यहाँ पर जीवन जीना काफ़ी मुश्किल हो जाए, तो दोस्तों इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। और आज की इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, इन दोनों ही इफेक्ट या प्रोसेसेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इस चैनल पे आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहती हैं। दोस्तों, सूरज यानी कि सन हमारी इस यूनिवर्स में एनर्जी का एक नेचुरल सोर्स है। इससे सोलर रेडिएशंस विजिबल लाइट की फॉर्म में बाहर आती हैं और हमारी धरती पर पहुंचती हैं। ये रेडिएशंस जो धरती की सरफेस पे आती हैं, इससे हमारी ज़मीन की जो सरफेस है वो गर्म होती है। और जब हमारी धरती की सरफेस पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो यही एनर्जी वापस से इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में री एमिट यानी कि वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं। हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से गैसों से बना हुआ है और वहाँ पर कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इन गैसेस को कहते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस। और अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस का थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करता चलूँ तो इसमें आती हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, ओजोन होती है और कुछ वाटर वेपर्स होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये गैसेस दोस्तों जो रेडिएशंस सॉइल अर्थ सरफेस से री एमिट होकर आई थी, उन्हें एब्जॉर्ब करने की गैसेस में गजब की प्रॉपर्टी होती है और ये गैसेस फिर से उन रेडिएशंस को वापस से सॉइल अर्थ की सरफेस की तरफ यानी कि हमारी तरफ फिर से री एमिट कर देती हैं। और यही एनर्जी दोस्तों धरती पे चारों तरफ फैलती है और नई जिंदगी को जन्म देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लांट्स आपके पास खड़े हैं। अगर इनको सही इन्वायरमेंट ना मिले, सही क्लाइमेट ना मिले, सही टेम्परेचर ना मिले तो शायद ये भी जीना इनका भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। और यही सूरज की जो रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, यही दोस्तों वजह बनती हैं जीवन जीने का। दोस्तों इन गैसों के द्वारा इस एनर्जी को वापस धरती पे भेजने और फिर उस एनर्जी से जीवन जीने के इस पूरे प्रोसेस को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और दोस्तों यही सेम टेक्निक यूज होती है जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है, जैसे कि जो हाईटेक नर्सरीज होती हैं, पॉली हाउस होते हैं या ग्लास हाउस होते हैं, वहाँ पर दोस्तों कंट्रोल्ड कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेते हैं। पॉली हाउस जो बंद स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर CO2 को ट्रैप कर लेते हैं और वही CO2 या फिर उसके अंदर ये गैसेस एनर्जी को ट्रैप करके एक तरह से एब्जॉर्ब करके वहाँ के क्लाइमेट को गर्म रखती हैं और वहाँ पर जीने लायक कंडीशंस क्रिएट करती हैं। और यही कंडीशंस दोस्तों बाद में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होती हैं और यहीं से हाईटेक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी रेज हुआ है। इसी वजह से दोस्तों कहीं कहीं पर नेट हाउस, पॉली हाउस या फिर ग्लास हाउस को ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। तो इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो एकदम प्रॉपर है और हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट करता है जीने के लिए। और दोस्तों क्या हो अगर ये जो गैसेस है इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, CO2 का लेवल बढ़ जाए, मीथेन का लेवल बढ़ जाए या फिर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये जो गैसेस हैं इनका लेवल बढ़ जाए, तो फिर उसकी वजह से जो हमारे धरती का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो गैसेस हैं, ये जो रेडिएशंस री एमिट होकर जाती हैं, इनको ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे और ऐसी कंडीशन में हमारे धरती का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों गाड़ियों से जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनसे निकलने वाले ज़्यादा गैसेस की वजह से CO2 और मीथेन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कहीं कहीं एग्रीकल्चर फील्ड से भी मीथेन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, खासतौर से इंडस्ट्रीज से CO2 और मीथेन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जितने ज़्यादा हम एयर कंडीशनर्स, AC गाड़ियों में AC, घरों में AC या फिर फ्रीज यूज करते हैं, उससे CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसी कंडीशन में ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनकी जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और इसकी वजह से दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। दोस्तों इस बढ़ते टेम्परेचर को ही दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेटिकल वेदर बिगड़ रहा है और बेमौसम बारिशें हो रही हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और टेम्परेचर धरती का हर साल, हर दशक धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंता की एक बात है। अगर दोस्तों लगातार ऐसा होता रहा तो जो हमारे आइस कोल्स हैं, जो बर्फ़ की ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, वो पिघलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे पूरी धरती पे पानी का लेवल बढ़ सकता है और ऐसे एरियाज़ जो बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर जीवन खत्म होने के चांसेस पूरी तरह से बन सकते हैं।
दोस्तों अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो समुद्र के अंदर का जो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इस प्रोसेस को ओशियन एसिडिफिकेशन कहते हैं, यानी कि सी यानी समुद्र के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन का ज़्यादा हो जाना ओशियन एसिडिफिकेशन कहलाता है। और इससे जो मराइन इकोसिस्टम होता है, समुद्र के अंदर की जो लाइफ होती है, उसके ख़त्म होने के चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट बातें ग्रीन हाउस इफेक्ट से लेकर और ग्लोबल वार्मिंग तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से इन दोनों प्रोसेस और कुछ और एडिशनल प्रोसेस समझ में आए होंगे और आपके इल्म में कुछ ना कुछ इससे इजाफा जरूर हुआ होगा। ऐसी और अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।